हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर जो है उसमें केवल चार दो तीन क्वेश्चन कराना है मुझे, लेकिन ये लेक्चर तो लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें आज जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लेक्चर पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा मानना है ये है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करते हो, अगर आपको समझ आती है, तो आपका फिजिक्स में जो इंटरेस्ट लेवल है ना वो बढ़ जाता है। अदरवाइज क्या होता है ना कि इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आप टैकल नहीं करते हो, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखो सभी करते हैं, फार्मूला बेस्ड रट लोगे, फार्मूला में वैल्यू डाल दोगे, हो जाएगा। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा ना, जहाँ पे हमको डायरेक्शन का यूज करना होगा, उसके बेसिस पे हमको आंसर बताना होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग हिल जाता है। तो दिमाग ना हिले उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिए अच्छे से, पूरा मतलब मैं जितना एक्सप्लेनेशन दूंगा अच्छे से उसको समझ लीजिए। फिर आप जो है लगाइए इस तरीके के क्वेश्चन, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एंड तक इस क्वेश्चन को, मतलब इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है। और जो भी लेक्चर देखिए वो एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें जो कॉन्सेप्ट होगा उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ बार मैग्नेट कितना था, माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा। ये पॉइंट था मेरा, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम डॉट बी, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन ही करना है आज, ठीक है। मैं लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि क्वेश्चन है बाद में कराऊंगा, तो क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन करने में टाइम जाएगा, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 5.1 एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि एग्जाम्पल्स पे बेस्ड ही आपका एक्सरसाइज होता है, तो एग्जाम्पल सीख लीजिए, ठीक है। तो जहाँ फार्मूला बेस्ड होगा वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखिए, मैं हर फार्मूले में कहाँ फार्मूला कैसे यूज करना है, या फार्मूले में डायरेक्शन का यूज है नहीं है, ठीक है, वो बात मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर है, जो मैग्नेट से रिलेटेड है, वहाँ पे डायरेक्शन का भरपूर यूज है, ठीक है। तो भरपूर यूज है, इसलिए वहाँ पे इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्शन का कितना लेवल तक यूज कर रहे हो, और उसके बेसिस पे आप आंसर पुटअप कर, ठीक है। तो देखिए 5.1 में कह रहा है कि क्वेश्चन में फिगर की बात कर रहा है, 5.4 बी, ठीक है, छोड़िए हटाइए। कह रहा है कि द मैग्नेटिक नीडल हैज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। एक मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है, स्मॉल एम की वैल्यू दिया हुआ है 6.7 इंटू 10⁻², ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो उसको वैल्यू दे दिया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल इस आई से लिख दीजिए, क्योंकि कैपिटल आई से प्रेजेंट करेंगे तो करंट हो जाएगा, तो करंट जनरली कैपिटल आई से लिखते हैं, इसलिए इस तरीके का नोटेशन हम यूज कर रहे हैं। कितना है, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद से क्या, इट परफॉर्म द 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6.70 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, कोई चीज टोटल टाइम, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ऑसिलेशन क्या कह रहा है, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो हम कितना टाइम ले रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, फॉर 10 कंप्लीट, ठीक है ना। देखिए ये बुक का ही क्वेश्चन है, आप ठीक है ना, क्लास 12 के विद्यार्थी हो, बुक आपके पास होगी ही, डेफिनेटली होगी, एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ते हैं। तो आपको जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देखना है, मान लीजिए मैं रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो बुक खोल के, वहां से आपका सब, ठीक है ना, सब क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन देखना चाहो तो वहाँ देख सकते हो। फिर भी मैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा कंटेंट वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, कितना टाइम लग रहा है, 6.70 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक मूवमेंट उसका इतना दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया हुआ है, और वो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है।
ऑसिलेशन क्या होता है, किसी मेन पॉइंट के इधर उधर ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे चम या ऐसे 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 वो घूम रहा है, समझो ऐसे। तो ऑसिलेशन मतलब किसी पॉइंट के इधर उधर लेफ्ट राइट जो है वो मूव। तो कह रहा है कि 10 कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इतना समय लगता है। तो फॉर वन के लिए कितना लग जाएगा, 6.70 अपॉन में 10 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 0.67 सेकेंड एक ऑसिलेशन करने में इतना। और जो एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसी को तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल कैपिटल टी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। एक चक्कर करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। हमको 10 ऑसिलेशंस का टाइम दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक ऑसिलेशन का टाइम निकालेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ ये क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। दिमाग क्या लगाना है क्वेश्चन में, मतलब अलर्ट रहना है। इसके बाद से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बाद से कह रहा है कि हाँ ये एक चीज हो गया। अब कह व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो इसके बेसिस पे एक कल रिलेशन जो है इसके पहले वाले लेक्चर में पुटअप किया गया था, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाई, ठीक है ना, एम बी, ठीक है। इस तरीके का एक रिलेशन जो है वो सेटअप किया गया था। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। टी की वैल्यू दी हुई है 0.67, 2 पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट में आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये आई ऐसे लिख दीजिए इस आई को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻2 इंटू बी। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। आज समझ में आ रहा है ना, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे। कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले का यूज करके ये डेटा सारा दिया हुआ है ये लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पे बी की वैल्यू आई है 0.01 टेस्ला, ठीक है। तो देखिए मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में कैलकुलेट करना इस तरीके की चीज बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि कैसे करना है। ये कंटेंट को आप नीचे ले आइए, एक बार और लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए इस साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। या स्क्वायर रूट ये भी कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए पहले इसको काट लीजिए, ठीक है, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। और नहीं तो फिर क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर का होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर काट कूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। इंटू क्या किया, इसको नीचे ले आया, इस साइड का होल स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर रूट हट गया। बात समझ में आ रहा है, दोनों साइड का होल स्क्वायर किया तो क्या किया, इसको नीचे ले आया और इधर स्क्वायर कर दिया, तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसे, ठीक है। तो बी को यहाँ ले आइए, इस कंटेंट को नीचे ले जाइए, सॉल्व करिए। तो ये इतना बड़ा डेटा को सॉल्व कर एग्जाम में आएगा तो आपको सिंपल वैल्यू दी रहेगी कुछ ना कुछ ऐसी जो आराम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बस क्या है, डेटा दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का कैलकुलेशन होगा। एग्जाम में कम टाइम रहता है तो कैसे कैलकुलेट होगा, या कैलकुलेट हो भी गया तो लमसम कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़िए इसको, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद से ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि आपका कोई मैग्नेटिक, ठीक है ना, नीडल है या बार मैग्नेट दिया हुआ है, तो उस केस में आपको अगर बार मैग्नेट का ऑसिलेशन टाइम दिया हुआ है तो हमेशा दिमाग में ये रख लीजिए कि ऑलवेज यही फॉर्मूला लगेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आई बाई एम इंटू बी, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, एम क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट, ठीक है। टी इज द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये आपको एकदम से दिमाग में बैठा होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। कब, जैसे ही दिमाग में मतलब क्वेश्चन आए कि बार मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है ना, और टाइम ऑफ ऑसिलेशन इस तरीके के दिए, तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो ये फॉर्मूले का यूज डेफिनेटली होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन कौन सा देखना है, नेक्स्ट 5.2, ठीक है। वो जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का, वो केवल रिमाइंड करने के लिए लिखा था कि लास्ट लेक्चर में वहीं पे फिनिश हुआ था।
उसके बाद से क्या है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद द एक्सिस जो है वो 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ, देखिए क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 800 गॉस क्वेश्चन में, और एक कोई शॉर्ट बार मैग्नेट है प्लेस्ड विद द एक्सिस एट 30 डिग्री विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है, और जो बार मैग्नेट है वो उस देखिए बार मैग्नेट कुछ ऐसे होगा, ये साउथ है मान लीजिए नॉर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऑफ बार मैग्नेट साउथ को समझिए निगेटिव, इसको समझिए पॉजिटिव। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे, ये माइनस क्यू होता था, ये प्लस क्यू होता था, तो डाईपोल का डायरेक्शन क्या होता था, माइनस क्यू टू प्लस क्यू फॉर डाईपोल। डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सिमिलरली क्या होता है, ये साउथ पोल माइनस यहाँ और से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ को प्लस एम से, तो ये क्या होता है माइनस टू प्लस, ठीक है। तो यानी कि साउथ टू नॉर्थ जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट है, बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस, इसका जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, इसी के सेंटर से पास करेगा बार मैग्नेट, तो एक्सिस यही होगा, खुद ही बार मैग्नेट को ही समझो, तो बार मैग्नेट विद इस एक्सिस 30 डिग्री, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मान लो हम इसको ऐसे प्लेस कर दिए तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच में, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो मान लो हमने इसको प्लेस कर दिया एक्सिस के अबाउट बार मैग्नेट को यहाँ पे ऐसे, ये बार मैग्नेट समझो, तो इसका एक्सिस ऐसे है, एक्सिस के अराउंड इसको बार मैग्नेट के एक्सिस को प्लेस करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के 30 डिग्री पे, तो कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, एम और बी के बीच में जो है वो 30 डिग्री का एंगल मिल गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या पूछ रहा है, यही चीज चाहिए, ये चीज दिमाग में रहना चाहिए। अब बी हो गया, इसको जो है क्या करिए 800 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला कर दीजिए। 10 की पावर -4 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ला में बदल जाएगा, क्योंकि एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। ये हो गया, कह रहा है ये दो चीज दी थी और क्या दिया हुआ था, मैग्नेट, ये एंगल दे दिया, मैग्नेट टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क कितना दिया हुआ है 0.016, ठीक है, न्यूटन मीटर। इसके वजह से कह रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट यानी स्मॉल एम पूछा हुआ है, तो टॉर्क आपको अच्छे से पता है क्या होता है, एम क्रॉस बी। जब भी लिखिए ना फार्मूला पूरा लिखिए ताकि एकदम दिमाग में बैठा रहेगी एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। तो इसको ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, एम बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बी, मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच में एंगल कितने का 30, मैग्नेटिक मूवमेंट हमको निकालना है, बी की वैल्यू आपको दे रखा है 800 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और यहाँ पे एंगल दिया बिटवीन दिस 30 डिग्री रख दिया, टाउ की वैल्यू आपको दे रखा है 0.016, तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 0.016। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा और बाकी डेटा नीचे आ जाएगा, 0.016 फिर इंटू 2 अपॉन में 800 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। इसको कंप्लीट सॉल्व करना है तो देख लीजिए, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 032, और ये 10 की पावर 4 ऊपर लेते जाइए तो 10 की पावर +4 और नीचे ये 800 को रहने दीजिए। अब देखिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें पॉइंट को, डेसिमल को अगर राइट में शिफ्ट किया जाता है तो 10 पे माइनस पावर आता है, लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है तो प्लस पावर आता है। तो इसको राइट शिफ्ट करेंगे 3 पोजीशन तो क्या लिखेंगे 032 इंटू 10 की पावर -3। क्या किया, ये जो डेसिमल है वो यहाँ ला दिया, फिर से लिखते हैं पता चले कि ना समझ में आया हो तो। देखिए इस डेसिमल को 3 स्थान इधर घस करो राइट में, तो क्या लिखेंगे, यहाँ घसका होगा तो क्या लिखेंगे 032, यहाँ घसका दिया तो यहाँ लगा दो दशमलव, आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, यहाँ जीरो बढ़ा दो, ऐसा समझो। अब हुक समझ में आ गया, और बड़ा लिख दें,
क्या लिखे 0 3 और यहाँ 0 है, तो हमने क्या किया, तीन ये स्थान खसकाना है, 1 2 3, यहाँ खसका दिया, यहाँ 0 लगा दो, इंटू 10⁻³ और ये कितना है 10⁻⁴, अपॉन में नीचे कितना है 800। अब इससे क्या मिला, 10⁻³ 10⁻⁴ से ऑब्जर्व हो गया, तो कितना बचा 10⁻⁴ और ये कितना 32 और नीचे 800, ये 32 और नीचे 800 और ये 10⁻⁴ बचा। तो 10⁻⁴ को 10 ही रहने दो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दो, बचा क्या 32/80, 8 से काटो, 8 दाम 80, 8 चौके 32, 4/10 0.4, ठीक है, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का, यही होता है ना। वैसे जनरली अगर करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए होता है, तो उस हिसाब से यूनिट देखिए क्या होगा, ये एम्पियर, ये मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। बार बार फॉर्मूला रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लग गया। अब इसमें और क्या पूछा है, हाँ देखिए, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी कह रहा है कि व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग इट्स फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। देखिए, कोई बार मैग्नेट मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अनस्टेबल केस क्या होता है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस सब केस बताया था, तो वहां पे ये बताया था। तो यहाँ पे जो बी वाला क्वेश्चन है ना, वहां पे क्या है, देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट्स फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो फॉर स्टेबल पोजीशन के लिए क्या होगा, स्टेबल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट, क्या होगा, देखिए कोई भी चीज स्टेबल कब होगी, जब उसके अंदर एनर्जी क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है, या निगेटिव एनर्जी हो। पॉजिटिव एनर्जी होगी, देखिए अगर किसी के अंदर थोड़ी भी एनर्जी है जीरो से ऊपर, तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा, यूज करके कुछ ना कुछ काम करेगा। लेकिन एनर्जी मतलब जीरो हो जाए और जीरो क्या निगेटिव हो जाए, तो वो क्या होगा, कोई मतलब एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कहने का मतलब है कि स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। तो पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, क्या होता है मैग्नेट का, एम बी कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट। अब ये स्टेबल कब होगा, जब ये सारा का सारा थीटा पे निर्भर करता है। थीटा की वैल्यू अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, इफ देन उस केस में u भी कितना आ जाएगा -mb cos 0, यानी कि -mb इंटू cos 0 कितना होगा 1, ये आ जाएगा -mb, u भी ना लिखे um लिखिए, ठीक है ना। समझ में आया। तो पोटेंशियल एनर्जी बार -mb यानी निगेटिव आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव होगा, बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव साइन के साथ ये दोबारा नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर यही चीज इफ थीटा 180 हो जाए, तो cos 180 डिग्री कितना होता है -1, देन um कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई -mb और cos 180 -1, यह आ गया mb, ठीक है, माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, ये आ गया पॉजिटिव। यानी तो फॉर स्टेबल के लिए ये कंडीशन होगी, फॉर अनस्टेबल पोजीशन ऑफ बार मैग्नेट क्या होगा, थीटा 180 डिग्री होगा बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ठीक है। तो ये दो चीजें। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि
अब एंगल का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हमें मेन मकसद मेरा एंगल है कि मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी आ रही है, अगर इसका स्टेबल है तो ये है। अब पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। आपसे पूछा है वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इन द मैग्नेट कहाँ चला जाता है, व्हाट इज द वर्क डन इन द मैग्नेट इज ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5.2। What is the work done in moving it from most stable to the most unstable position? तो स्टेबल पोजीशन ये है, सॉरी हाँ ठीक है, स्टेबल पोजीशन ये है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, और अनस्टेबल पोजीशन ये है। तो हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है ना, तो फाइनल एनर्जी और ठीक है ना, क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो आप क्या कीजिए, मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। तो देखिए क्या करना है, यू एम, ठीक है ना, अनस्टेबल केस में माइनस यू एम फॉर स्टेबल, और ये क्या है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, और माइनस स्टेबल जब उसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, माइनस एम बी। घटाएंगे तो ये माइनस से माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2m b। तो चेंज इन जो एनर्जी आ रही है वो क्या आ रहा है, वर्क डन। वर्क डन तो वही होता है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है ना, इनिशियल केस और फाइनल केस। ठीक है, तो जैसा उसमें बोला है इनिशियल, पहले किसका नाम लिया है, पहले बोला है मोस्ट स्टेबल केस, ठीक है, फिर फाइनल केस, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल केस और इनिशियल केस का एनर्जी डिफरेंस ले लेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल वर्क डन। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि स्टेबल केस कब होगी, अनस्टेबल केस होगी, ठीक है। आप ही सोचिए कि आप अगर कोई व्यक्ति है, खुद ही आप अपने ऊपर लेके देखिए, अगर आपकी एनर्जी जीरो छोड़िए, आपकी एनर्जी एकदम निगेटिव हो जाए तो आप हिल डुल पाएंगे, नहीं हिल डुल पाएंगे ना, यानी आपकी एक्टिविटी आप खुद नहीं शो करेंगे। लेकिन आप अगर थोड़ी भी एनर्जी आपको अच्छा लगता है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप क्या करते हो, कुछ काम करते हो उससे रिलेटेड, जो भी चीजें हैं, मतलब आपका उत्साह जब बना रहता है तो आप कुछ ना कुछ हिलते डुलते हो, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव है तो आप अनस्टेबल हो, और एनर्जी आपके पास अगर जीरो है या उससे नीचे है तो आप क्या हो, स्टेबल हो। क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, ये चीजें फाइंड आउट करेंगे, स्टेबल केस एनर्जी, अनस्टेबल केस एनर्जी, ठीक है ना। और हमको वर्क डन पूछा है तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो क्या है, वर्क डन, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, सी में, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस बाय द सोलेनॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए सी पॉइंट में कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड, बार मैग्नेट को रिप्लेस करो, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड में वो 1000 टर्न्स भी है। बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट पहले मिला था ना, पहले वाले ए ऑप्शन में, वही मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी लेना है 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर। अब ठीक है, इसी मैग्नेटिक मोमेंट का यूज करके हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड आपको पता ही है, सोलेनॉइड कुछ ऐसे होता है, इसमें ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, और इसमें करंट फ्लो होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है along the axis, और क्या, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर I × a होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न है तो NIA होता है। मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 और नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड में कितना होगा, 1000 दिया हुआ है, और करंट उसमें कितना फ्लो रहा है यही तो बताना है, और कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो ये टर्न्स है ना सर्कुलर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴,
ठीक है, कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। आई की वैल्यू आ जाएगी 0.4 अपान में 1000 गुणे में 2 गुणे 10 की पावर -4। 10 की पावर ये देखो, ये क्या बन जाएगा 1000, 10 की पावर 3 बन जाएगा, ये 10 की पावर -4 है, यहाँ +3 यहाँ -4 तो घट जाएगा +3 -4 से, तो 3 -4 -1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर +1। थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन मुंह में, ठीक है ना, जुबान से बोल के समझा दिया ना। ये 10 की पावर 3 10 की पावर -4 ऑब्जर्व हो गया, 10 की पावर -1 वो ऊपर गया तो 10 की पावर और ये 2, तो 0.4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा बाई 2, ये 2 से 2 ये कट गया तो 2 एम्पियर। करेक्ट, तो ये तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 एम्पियर। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब थोड़ा सा क्या है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 5.3 उसके बाद तो और लॉजिकल क्वेश्चन है, देखिएगा। फाइव पॉइंट थ्री में कह रहा है कि, अब देखिए स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूं उसके बाद समझ रहा हूं। कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू द 2 पीसेस। ठीक है, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, ठीक है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, मान लीजिए ए पॉइंट है। कह रहा है कि इसको दो तरीके से कट करो। एक बार ये बार मैग्नेट को क्या करो, अलोंग द क्या करो, ठीक है ना, दो तरीके से बोला है ना, एक ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलरली काट दो और एक बार अलोंग द लेंथ काट दो, ऐसे काट दो। ये साउथ था, ये नॉर्थ था, तो कुछ होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या होगा, ठीक है ना, तो होगा क्या ये अभी इसके पहले वाले लेक्चर में बात की गई थी कि जब कोई मैग्नेट है, मैग्नेट कभी भी क्या होता है, बार मैग्नेट की बात करो तो वो उसमें दो पोल साथ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको तुम आइसोलेट काट दिए तो ये साउथ पोल अलग हो गया, नॉर्थ पोल अलग हो गया। ये इटसेल्फ क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर ये साउथ है तो उसका अपोजिट नॉर्थ इटसेल्फ क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब है बार मैग्नेट है तो उसका साउथ एज वेल एज नॉर्थ पोल एक साथ होगा। तो हम अगर इसको कट कर दें तो ये क्या होगा, ठीक है, साउथ नॉर्थ, ठीक है ना, एक और क्या करेगा, दो मैग्नेट क्रिएट हो जाएंगे जिसके, ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क क्या पड़ेगा कि जो इंटेंसिटी होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इंटेंसिटी वो थोड़ी सी क्या होगी, प्रीवियस के कंपैरिजन में अप एंड डाउन हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि डाउन हो जाएगी। लेकिन ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल आइसोलेट हो जाएंगे, यानी कि साउथ अलग हो गया नॉर्थ अलग हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू इटसेल्फ न्यू बार मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा हैविंग द, ठीक है, इंटेंसिटी इज लो देन प्रीवियस केस। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी यही चीज होगा। आपको जब ये कट कर दोगे तो क्या होगा, अलोंग द, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलरली काट दिया और यहाँ पे कह रहा है कि अलोंग द एक्सिस काट दिया, तो यहाँ पे भी दो न्यू बार मैग्नेट जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके एक्सप्लेनेशन में खुद लिखा हुआ है कि गेट, ठीक है ना, वन गेट टू मैग्नेट्स ईच ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो कभी भी ऐसा ही होता है कि अगर आपका बार मैग्नेट, ठीक है ना, चाहे अलोंग द एक्सिस काटा जाए चाहे वो परपेंडिकुलर काट दिया जाए, तो इटसेल्फ वो क्या होगा, फिर से दो मैग्नेट बन जाएंगे और जिसका खुद का साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है क्या होता है। बी बोल रहा है, अब मैग्नेटाइज नीडल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। ठीक है, ओके, देखिए मैग्नेटाइज नीडल है ना, अगर हम किसी मैग्नेटाइज नीडल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये कह रहा है कि फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क बट नो नेट फोर्स। तो देखिए नेट फोर्स, देखिए टॉर्क मिलने के लिए क्या है, दो इक्वल अपोजिट फोर्स किसी चीज पे लग रहा है तो वो क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, टॉर्क तो मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा,
इस तरीके से। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस बॉडी पे, ठीक है ना, फोर्स भी मिले। सपोज करिए कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए तो टॉर्क तो मिल रहा है, बट एफ नेट अगर हम निकालें तो क्या होगा, जीरो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, इस मैग्नेटिक नीडल पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ईच और एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे अगर टॉर्क मिल रहा है, और टॉर्क अगर इस पे मिल रहा है इस पे, तो सपोज करिए कि मैग्नेटिक नीडल है, एक तरफ अगर फोर्स इधर मिल रहा है और दूसरी तरफ फोर्स इधर मिल रहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स ड्यू टू, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने के कारण, और ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या होगा, इस मैग्नेटिक नीडल पे इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा। तो कभी भी आपसे ये बोला जाए कि कोई भी मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को प्लेस किया जाए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, टॉर्क मिलेगा, क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है ना, ऑन द बायर मैग्नेट वो मिलेगा। बट दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का जो नेट होगा ना, वो इफेक्ट, वो क्या होगा, अगर फोर्स नेट पूछा जाए ऑन द मैग्नेटिक नीडल और बायर मैग्नेट, तो वो क्या होगा, जीरो होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल होता है तो नहीं होता। बात समझ आ रहा है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे यूनिफॉर्म वर्ड का यूज किया है कि नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइज नीडल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि टॉर्क जीरो हो। आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क समथिंग, यानी कि टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन नो नेट फोर्स। तो नो नेट फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि टॉर्क के लिए टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो मिलेगा टॉर्क, लेकिन टू इक्वल अपोजिट फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है दोनों और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर ये एफ है तो ये माइनस एफ, ये माइनस, ये एफ है तो ये माइनस एफ, इसके रिस्पेक्ट में। तो टोटल अगर नेट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक को हम मैग्नीट्यूड एफ ले तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में माइनस एफ होगा कि नहीं होगा। तो पूरे सिस्टम का जो टोटल फोर्स होगा ऑन द सिस्टम वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका एक्सप्लेनेशन में यही आएगा कि टॉर्क ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बट अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, टॉर्क ड्यू टू टू फोर्स, ठीक है ना, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, लेकिन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, टॉर्क मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, बात समझ में आ गया। ये बहुत ही आसान पॉइंट है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो। अब सी पॉइंट क्या है, कह रहा है कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक ड्यू टू द टोरॉइड। देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा है क्या कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कोई भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा क्या। आप देखिए, इफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एग्जिस्ट, इन दैट केस क्या होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना, एग्जिस्ट एंड क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ये तो कंफर्म है, यानी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, कोई ऐसा मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात अगर की जा रही है, यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है, हैव द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्या ऐसा मस्ट है कि एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। हमने क्या लिखा है, इफ साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल एग्जिस्ट, इन दैट केस क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि एम का जो वैल्यू होगा वो साउथ टू, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट ही ना मिले, यानी कि जीरो हो, इफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जीरो, ठीक है, जीरो मतलब शून्य हो जाए, मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल की बात ही नहीं होगी। क्योंकि अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है, देन इन दैट केस क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड विच डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कॉन्सेप्ट समझना।
इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। उस केस में वही एक ऐसा केस होगा जहां मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 होगा तो उसी केस में क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये देना है एवरी मैग्नेटिक वेरिएशन ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए अब इसमें एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये वायर है, इसमें आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जस्ट जनरेट करेगा, ठीक है ना। इट डज नॉट क्रिएट द साउथ पोल एज वेल एज नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है ना। तो जो स्ट्रेट, ठीक है ना, कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये एक ऐसा केस है जिसमें मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन तो है बट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है। और एक केस है टोराइड। टोराइड देखिएगा, टोराइड क्या होता है, कोई गोल छल्ला ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, ऐसे वाइंडिंग कर दीजिए कॉइल्स की, यही ना है टोराइड। और सोलेनॉइड क्या होता है, इसी टोराइड को तोड़ के फैला दीजिए और फिर उस पर वाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है, यही टोराइड है, ठीक है। तो ये टोराइड है। आपसे क्वेश्चन में ये भी बोला है आगे कि व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोराइड। तो देखिए टोराइड में क्या होता है, करंट इधर से मान लीजिए फ्लो हो रही है, इधर से मान लीजिए एग्जिट हो रही है। तो इसमें करंट जब फ्लो होगी तो मान लीजिए करंट आई, ऐसे आई, ऐसे 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 फ्लो हुई, फ्लो होते 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 इधर आई, फिर इसमें डायरेक्शन ऐसे हो गई, इसमें ऐसे ऐसे फ्लो हो रही थी। तो अब क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, ड्यू टू करंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो करंट जो होता है, ऐसे मान लीजिए कोई गोल चीज है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, हाथ के डायरेक्शन से कर्ल करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ऐसे आती है, करंट इधर फ्लो हो रही है तो राइट हैंड लेते हैं, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं राइट हैंड, और अंगूठा क्या करता है, जब, ठीक है, अंगूठा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, अंगूठा ऐसे ही रहने देना, कर्ल करना है, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू, यानी कि हमेशा कोई चीज अगर ये छल्ला है तो मैग्नेटिक मोमेंट या तो इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा या तो फिर उधर आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द एक्स, ठीक है ना, सरफेस होता है। डिपेंड करता है करंट किधर फ्लो हो रहा है, अगर ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे तो उधर आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर करंट ऐसे फ्लो होगा सर्कुलर में तो इधर आएगा। तो अब टोराइड में क्या होगा, मान लीजिए करंट, मान लीजिए इसमें करंट आ रही है ऐसे और ऐसे 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 फ्लो हो रही है, मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, छल्ला ऐसे है मान लीजिए, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सर्कुलर है इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इधर मिलेगा, फिर धीरे 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 मान लीजिए हम यहाँ आ गए, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ पे आ गए, इस छल्ले में मैग्नेटिक मूवमेंट इधर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब करंट ऐसे ही जाएगी ना, करंट तो ऐसे ही जाएगी, ठीक है, एक ही रास्ता पकड़ के आ रही है। तो इस वाले छल्ले पे ये जो यहाँ पे है ऐसे है, तो इसमें करंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट, सॉरी, कैसे फ्लो हो रही है मैग्नेटिक, हाँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो यहाँ पे करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंदर की तरफ जाके ऐसे आ रही है, ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर आ रही है, मान लीजिए। फिर यहाँ जो छल्ला है इसमें करंट ऐसे ही जा रही है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे हाथ कर्ल करेंगे और फिर करंट निकल के बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, तो ऐसे आ रही है, यानी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ईच एंड एवरी केस में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैग्नेटिक मूवमेंट है मान लीजिए वो यहाँ इधर डायरेक्शन में है, तो उसी के जस्ट अपोजिट जो छल्ला है वहां मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा समझाने के लिए। यहाँ पे इस छल्ले के लिए अगर हम देखें करंट फ्लो, करंट एक ऐसे ही फ्लो हो रही है, अंदर आई ऐसे 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 फ्लो हो रही है, तो हम पर्टिकुलर इस प्लेस पे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें तो वो इधर आया, तो इसी के जस्ट जो अपोजिट सर्कुलर पार्ट है ना, टर्न्स, वहां पे निकाल लो तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, निकाल के आप देख लो, इमेजिन करके देख लो, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, मान लो
ऐसे 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 फ्लो होते होते, तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मान लीजिए करंट ऐसे गई, ऐसे फ्लो होते 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 ऐसे, इसमें ऐसे, ठीक है। तो इसमें ऐसे करेंगे तो यहाँ आ रहा है, और इस वाले में ऐसे आ रहा था, उधर आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो भी आप ये सर्कुलर पार्ट है, ये आपका दिख रहा है ये टोरॉइड में, ठीक है। करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इस पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे किसी छल्ले के लिए, अगर मतलब किसी सर्कुलर कॉइल के लिए आप वो निकाल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, तो उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए अभी हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं ड्यू टू करंट, तो उसका डायरेक्शन उधर आ रहा है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो निकाल रहे हैं उस पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो जस्ट इधर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का मैग्नेटिक मूवमेंट इस पॉइंट के मैग्नेटिक मूवमेंट पे कैंसिल आउट करेगा। उसी तरीके से इस पॉइंट का मैग्नेटिक मूवमेंट इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, जो टर्न्स होगा, वो कैंसिल आउट करेगा। यानी कि पूरे टोरॉइड में मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है बट कैंसिल आउट हो रहा है, यानी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रहा है, ठीक है ना। इन टोरॉइड केस क्या हो रहा है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना, इफेक्ट क्या इक्वल टू जीरो, यानी एम नेट क्या है, वो जीरो होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये और एक स्ट्रेट, ठीक है ना, कंडक्टर ले लीजिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट रॉड, वो भी केस नहीं होगा। बाकी हर केस में मैग्नेटिक मूवमेंट आपका नॉन जीरो होगा, तो उस केस में आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन में, ये सी पॉइंट था ना। अभी हम क्या करेंगे, डी करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा, होपफुली समझ में आएगा। अब देखिए, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन्स, ठीक है ना, बार ए एंड बी, ए है और बी है, ठीक है। टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी, वन ऑफ विच डेफिनेटली नोन द मैग्नेटाइज, अच्छा इसमें कह रहा है वन ऑफ देम, ठीक है ना, देम डेफिनेटली मैग्नेटाइज, अच्छा ठीक है। वन ऑफ विच डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड, वी डू नॉट नो which one, okay, one of them definitely magnetized and we don't know which one, ठीक है, ओके। हाउ वुड यू, ठीक है ना, हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज, ओके। तो इस बात को कैसे आप सुनिश्चित करोगे, कैसे आप बताओगे, ठीक है, कि दोनों मैग्नेटाइज हैं कि केवल एक मैग्नेटाइज है। अच्छा ये चीज, तो ये क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वुड असर्टेन, ठीक है ना, वेदर वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो बार मैग्नेट के साथ खास बात क्या आती है, जैसे मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो जो इसका जो पोल हिस्सा है, पोल,
इसकी स्ट्रेंथ एट पोल, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट मोर, ठीक है ना, कंपेरेटिवली कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट, ठीक है। यानी कि जो ये हिस्सा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा कंपेरेटिवली पोल के कंपैरिजन में, पोल है मोर स्ट्रेंथ देन सेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अब थोड़ा सा ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि मान लो दो है ए और बी, ये दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड है या दोनों मैग्नेटाइज है कि नहीं है, ठीक है ना। ये कैसे आप डिसाइड करोगे, तो देखो इफ बोथ आर मैग्नेटाइज, सपोज करो बोथ आर मैग्नेटाइज, देन क्या होगा, देन वन केस definitely get when you feel repulsion, ठीक है ना, between them when, ठीक है ना, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ठीक है ना, आर प्लेस्ड, ठीक है ना, टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो दोनों मैग्नेटाइज हैं तो इसका साउथ और इसका साउथ जैसे ही मिलेगा वो रिपल्शन देगा, और इसका नॉर्थ और नॉर्थ मिलेगा तो रिपल्शन देगा। यानी कि एक केस तो ऐसा जरूर मिलेगा जब दोनों को पास ले जाएंगे तो रिपल्शन मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो, इफ, क्या मैंने बोला कि बोथ आर मैग्नेटाइज्ड, देन वन ऑफ द केस डेफिनेटली यू गेट व्हेन द यू फील रिपल्शन, ठीक है ना, रिपल्शन बिटवीन देम व्हेन नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ आर प्लेस्ड टू ईच अदर, ठीक है। बट अगर मान लो ऐसा हो कि केवल एक ही मैग्नेटाइज हो, ठीक है ना, क्या कह रहा है, इफ, हम ये बोल रहे हैं इफ ओनली वन आर मैग्नेटाइज, if only one is magnetized, then only attraction force, ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगा बिटवीन देम। होगा क्या, मान लो ये मैग्नेट है, सपोज करो ये मैग्नेट है, देन ये अगर आयरन है, हमसे ये नहीं बोला है कि दो ए और बी है, ठीक है, टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स ए एंड बी, एक तो मैग्नेटाइज है, ठीक है ना, एक मैग्नेटाइज्ड है और ये क्या है, आयरन है, दोनों आयरन है लेकिन एक मैग्नेटाइज भी है। तो ये क्या करेगा, इसका जो चुंबकीय गुण है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आयरन बॉडी है, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इस पे क्या करेगा, अपनी एक तरीके से इंड्यूस करेगा। अगर इसका साउथ पोल इसके नियर ले जाएंगे तो इसके अपोजिट में यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट और वो उसको डेफिनेटली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। या इसका नॉर्थ पोल इसके आसपास ले जाएंगे तो डेफिनेटली इस पे क्या क्रिएट होगा, जो पोल इसके पास ले जाओगे उसके अपोजिट इस पे पोल क्रिएट हो जाएगा और वो उसको तेजी से खींचेगा। यानी वनली के, ठीक है ना, यानी कि एक ही और एक ही केस मिलेगा, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। क्योंकि आप किसी भी चुंबक को आप देखे होंगे, मैग्नेट को, अगर आप किसी चुंबकीय पदार्थ जो भी आयरन वगैरह होता है उससे आप पास ले जाते तो चिपकाता ही ना है, कि दूर भेजता है। लेकिन आप दो चुंबक को पास ला के देखे होंगे, रिपल्शन जरूर मिलता है। यानी दो अगर मैग्नेट है तो पास ले आओगे तो रिपल्शन मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, तो इससे आप पता कर लोगे। तो ये केस का आंसर ये हो गया। अगर दोनों में से केवल एक मैग्नेटाइज, तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरे की तरफ ले जाओगे तो वो केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, बिकॉज इसका, ठीक है ना, इसका इफेक्ट इस पे आएगा तो उससे वो ये इंड्यूस होगा, और इंड्यूस होगा तो क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल अगर इसके आसपास जाएगा तो इस पे साउथ के कारण साउथ इंड्यूस होगा और साउथ उससे अट्रैक्ट कर जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो पोल इससे यहाँ पे ले जाओगे उसका अपोजिट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर उसमें कह रहा है आगे देखिए, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। उसके बाद से कह रहा है कि इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज, ओके, हाउ डज असर्टेन विच वन, ओके, how would you ascertain whether or not both are magnetized? If only one magnetized, how does one ascertain which one? Okay, अब देखिए अगर ये कह रहा है कि ये केवल मैग्नेटाइज है मान लीजिए और ये नहीं है, तो कैसे इस बात का प्रमाण होगा कि ये वाला मैग्नेटाइज है ये नहीं मैग्नेटाइज है? तो जैसे मान लीजिए दो मैग्नेट है, ठीक है ना, मान लीजिए ये क्या है, साउथ है, इसका नॉर्थ है, ये ए है और ये मान लीजिए बी है। ठीक है, सपोज करिए कि हमको नहीं पता है कि ये मैग्नेटाइज है कि ये मैग्नेटाइज है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ये पोल वाला हिस्सा है, इस पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ये क्या है, मिडिल वाला हिस्सा जिस पे सेंट्रल पे स्ट्रेंथ कम होती है। तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, दोनों में से दोनों को लीजिए, एक को वन बाय वन क्या करिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अगर मान लीजिए आयरन है, इसको ले जाइए इसके इस पोल पे, ठीक है, अगर इसको फील होता है, ठीक है, यानी कि बी को फील होता है ए के अपोजिट पोल्स पे, नॉर्थ पे ले जाइए साउथ पे, अगर इसको स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है जब बी को ले जाते हैं एंड ऑफ द, जो ए के दूसरे एंड पे, इस एंड पे या उस एंड पे, और स्ट्रांग फील ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है, इसका मतलब क्या है, बी को फील होता है अगर, तो इसका मतलब ए मैग्नेटाइज्ड है। समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है मैं, ये मुझे पता नहीं है कि ये मैग्नेटाइज है कि ये मैग्नेटाइज है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों को एक्सपेरिमेंटली ये क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं इसके अपोजिट पोल्स पे, क्योंकि अब पोल्स अपोजिट सिरे पे क्या होगा, पोल्स होगा, साउथ होगा या नॉर्थ होगा। तो अगर ये मान लो मैग्नेटाइज नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ नॉर्थ वाले के पास ले जाओगे तो इस पे इंड्यूस फिनोमिना हो गया, इस पे साउथ क्रिएट होगा, चपका लेगा इसको, साउथ वाले पे ले जाओगे तो नॉर्थ क्रिएट होगा, इसको चपका लेगा, यानी कि एकदम इसको स्ट्रांग फीलिंग आएगी, ये जैसे लगेगा कि ये वाला जो बॉडी है वो इसको खींच रहा है। तो अगर बी वाला फील होगा कि ये खिंचा रहा है इसकी तरफ, ए की तरफ, मतलब ए मैग्नेटाइज। लेकिन अगर इसी बी को इस बी में बीच में ले जाओ, अगर लेस अट्रैक्शन फील हो तो क्या पता चल जाएगा कि ये वाला क्या है, कहने का मतलब अगर लेस अट्रैक्शन फील हो मतलब क्या है, तब भी यही होगा, क्योंकि सेंट्रल पार्ट क्या होता है, इंटेंसिटी उसकी कम होती है। तो बी को अगर क्या हो, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो तो मतलब अच्छा, वही चीज उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो ये क्या है, ये मैग्नेट है, इस मान लो ये वाला ए वाला मैग्नेट है और ये बी वाला है, अब हमको नहीं पता है कौन है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को उठा के ले जा रहे हैं इस आयरन बॉडी पे, ठीक है। अब ठीक है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या कर रहे हैं, इससे लेके इसके पास ले आ रहे हैं, मान लो बी के पास ले आ रहे हैं, बी मैग्नेटाइज नहीं है, हमको पता नहीं है, इसका सेंट्रल पार्ट पे इसको रख रहे हैं, तो क्या ये इसे चपकेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही अपोजिट में ले जाएंगे, कहने का मतलब है कि इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, दोनों बार को, ठीक है ना, अपोजिट पोल्स पे ले जाओ और सेंटर पे ले जाओ, ठीक है, सेंटर पे ले जाओगे, ठीक है ना, तो लेस फील। आप देखो पता कैसे करोगे, आपको ये पता करना है कि किसको फील हो रहा है, जिसको आप ले जा रहे हो उसको स्ट्रांग फोर्स फील हो रहा है कि वो जाना चाह रहा है उसकी तरफ, कि इसकी तरफ अगला वाला आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा। ये नहीं करना है, उठाना है इसको, एंड पे ले जाना है। अगर इसको फील हुआ कि ये इसकी तरफ जा रहा है तो मतलब बी वाला क्या है, मैग्नेटाइज नहीं है, ए वाला मैग्नेटाइज है। अगर ये लगा कि इसको ले जा रहे हैं इसकी तरफ और ये खींच रहा है बी वाला, तो मतलब ए वाला क्या है, मैग्नेटाइज नहीं है, बी वाला मैग्नेटाइज है। कन्फर्म, तो ऐसे पता कर लेंगे हम ये चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया बहुत आसानी से, ओके। तो 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो काफी लेक्चर बड़ा हो गया है, ठीक है ना, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि टाइमिंग कितना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 5 पॉइंट जो है 5.5, ठीक है ना,
तो 5.4 और 5.5 जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और बाकी तो अपना 5.3 तक हो ही गया, ठीक है। उसके बीच में कुछ फॉर्मूले हैं जो उसको देख लेंगे। तो इसका बाद वाले लेक्चर में 5.3 हो गया, 5.4 एंड 5.5। 5.5 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको यानी डिटेल जो है वो इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट करना है तो कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।